नमस्कार। विज्ञान के इतिहास में ना कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो सदियों तक सदियों तक बड़े बड़े दिमागों को भी चक्कर में डाल देते हैं। और आज हम ऐसे ही एक सवाल की तह तक जाने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जिसने फिजिक्स की दुनिया को समझिए कि हमेशा के लिए बदल के रख दिया। सवाल सीधा सा है, ये जो रोशनी है, ये लाइट आखिर है क्या? तो सवाल ये है कि लाइट आखिर है क्या? क्या ये किसी बंदूक से निकली गोलियों की तरह छोटे छोटे पार्टिकल्स की बौछार है जो एकदम सीधी लाइन में चलती है? या फिर किसी शांत तालाब में पत्थर फेंकने पर जो लहरें बनती है ना, वैसी कोई वेव है जो चारों तरफ फैल जाती है? बस इसी एक सवाल ने समझिए कि साइंस की दुनिया में एक बहुत लंबी, बहुत जोरदार बहस छेड़ दी। और वैज्ञानिक जो थे वो साफ साफ दो टीमों में बट गए। तो चलिए इस बहस में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। और इस कहानी के जो पहले और शायद सबसे बड़े खिलाड़ी थे वो थे सर आइजैक न्यूटन। अब न्यूटन का नाम तो फिजिक्स की दुनिया में उनका दबदबा था, इसमें कोई शक नहीं। तो देखिए, 17वीं सदी में दो बिल्कुल अलग अलग आइडियाज आमने सामने खड़े थे। एक तरफ थे न्यूटन अपनी कॉर्पुस्कुलर थ्योरी के साथ, जो कहती थी कि लाइट छोटे छोटे कणों कॉर्पसल्स से बनी है। और दूसरी तरफ थे हाइगेंस, जिनकी वेव थ्योरी कहती थी कि नहीं, लाइट तो एक वेव है, एक तरंग। अब देखिए, न्यूटन का आइडिया वाकई बहुत दमदार था। उन्होंने कहा कि लाइट बहुत ही छोटे टाइनी पार्टिकल से बनी है, और उनकी यह थ्योरी रिफ्लेक्शन यानी प्रकाश का शीशे से टकराकर लौटना और रिफ्रैक्शन पानी में पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखना, इन सब चीजों को बड़े आराम से समझा देती थी। लेकिन एक लेकिन था। लाइट ना कुछ अजीब हरकतें भी करती थीं, जैसे किसी चीज की परछाई के किनारों पर हल्का सा मुड़ जाना, या फिर साबुन के बुलबुलों पर वो जो खूबसूरत रंग दिखते हैं। न्यूटन की थ्योरी इन सवालों पर आकर चुप हो जाती थी, और बस यहीं से एक नए आइडिया के लिए दरवाजा खुल गया। तो अब मैदान में एंट्री होती है दूसरे दावेदार की, क्रिश्चियन हाइगेंस। इनका आइडिया उस जमाने के हिसाब से बिल्कुल क्रांतिकारी था। उन्होंने कहा, भाई लाइट कोई पार्टिकल वार्टिकल नहीं है, ये एक वेव है, एक तरंग। अब उस समय यह माना जाता था कि किसी भी वेव को चलने के लिए कोई मीडियम तो चाहिए, जैसे साउंड को हवा चाहिए। तो हाइगेंस ने ईथर नाम के एक काल्पनिक मीडियम की कल्पना कर ली, जो हर जगह मौजूद है। हाइगेंस की पूरी थ्योरी का जो सेंटर पॉइंट है ना, वो है वेव फ्रंट या तरंगाग्र। इसको समझना बहुत आसान है। सोचिए, आपने किसी शांत तालाब में एक पत्थर फेंका, जो गोल गोल लहरें फैलती है ना, बस उसी लहर का जो सबसे आगे वाला हिस्सा है, वही वेव फ्रंट है। उस पूरी लाइन पर जितने भी पानी के कण हैं, वो सब एक साथ एक ही फेज में ऊपर नीचे हो रहे होते हैं। तो हाइगेंस ने एक बड़ा ही जबरदस्त आइडिया दिया। उन्होंने कहा, जरा सोचिए कि उस वेव फ्रंट पर मौजूद हर एक पॉइंट, हर एक बिंदु खुद एक नई छोटी सी गोल लहर बना रहा है। इन छोटी लहरों को उन्होंने सेकेंडरी वेवलेट्स कहा। और फिर ये सारी छोटी छोटी लहरें एक साथ मिलकर एक कदम आगे एक नया बड़ा वेव फ्रंट बना देती हैं। और बस इसी तरह स्टेप बाय स्टेप लाइट की वेव आगे बढ़ती जाती है। तरंगे कैसे फैलती हैं, इसे समझने का ये वाकई एक बहुत ही खूबसूरत और सिंपल तरीका था। और जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या थी? हाइगेंस की ये थ्योरी भी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को, लाइट के टकरा कर लौटने और मुड़ने को, उतनी ही परफेक्टली समझा पा रही थी जितनी न्यूटन की थ्योरी। इसका मतलब साफ था, ये कोई कच्चा पक्का आइडिया नहीं था। ये न्यूटन की थ्योरी के सामने एक बहुत मजबूत दावेदार बनकर खड़ा हो गया था। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। असली, जिसे कहते हैं ना किलर एविडेंस, वो वहां से आया जहां न्यूटन की पार्टिकल थ्योरी एकदम फेल हो जाती थी। कुछ ऐसे फिनोमेना थे, कुछ ऐसी घटनाएं जो सिर्फ और सिर्फ वेव्स ही कर सकती थीं। तो चलिए एक एक करके इन सबूतों को देखते हैं। तो पहला सबूत था इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण। इसे भी तालाब वाले उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, इस बार आपने दो पत्थर एक साथ फेंके। अब दो जगहों से लहरें उठेंगी, है ना? तो जहां ये लहरें आपस में मिलती हैं, वहां क्या होगा? कुछ जगहों पर वो जुड़कर और ऊंची हो जाएंगी, और कुछ जगहों पर एक दूसरे के असर को बिल्कुल खत्म कर देंगी। बस लहरों का यही मिलना जुलना और एक दूसरे पर असर डालना ही इंटरफेरेंस। अब ये इंटरफेरेंस भी दो तरह का होता है। जब एक लहर का उठा हुआ हिस्सा यानी क्रेस्ट दूसरी लहर के क्रेस्ट से मिलता है, तो दोनों जुड़ जाते हैं। इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इससे हमें मिलती है ज्यादा चमक, ज्यादा रोशनी। और जब एक लहर का क्रेस्ट दूसरी लहर के निचले हिस्से यानी ट्रफ से मिलता है, तो वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। इसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और नतीजा अंधेरा, बिल्कुल डार्कनेस। अच्छा, दूसरा बड़ा सबूत था डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन।
सीधी भाषा में कहें तो जब कोई वेव किसी छोटे से छेद या किसी नुकीले किनारे से गुजरती है तो वो थोड़ी सी मुड़ जाती है, फैल जाती है। पानी की लहरों को ही देख लीजिए, किसी खंभे के किनारे से वो कैसे मुड़ जाती हैं। लाइट भी बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही करती है। अब जरा सोचिए, क्या बंदूक से निकली गोली किसी कोने से मुड़ सकती है? नहीं ना, पार्टिकल्स ऐसा कर ही नहीं सकते। तो अब ये बहस ना करीब करीब 100 साल तक चलती रही, कोई पक्का नतीजा नहीं निकल रहा था। फिर 1800s की शुरुआत में एक साइंटिस्ट आए, थॉमस यंग, और उन्होंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसने इस पूरी बहस का रुख ही मोड़ दिया। उन्होंने जो किया वो बहुत सिंपल था, लेकिन उसका नतीजा हैरान करने वाला था। उन्होंने लाइट को दो बहुत ही बारीक झिर्रियों यानी स्लिट्स से गुजारा और सामने एक पर्दे पर देखा कि क्या होता है। अब सोचिए, अगर लाइट पार्टिकल्स होती तो पर्दे पर क्या दिखता? जाहिर है, दो चमकीली लाइनें, बस। लेकिन जो दिखा उसने सबको चौंका दिया। यंग को मिली चमकीली और काली धारियों की एक पूरी सीरीज, एक पैटर्न। और ये पैटर्न ये तो सिर्फ और सिर्फ तभी बन सकता था जब दोनों स्लिट्स से निकली लाइट वेव्स आपस में इंटरफेयर कर रही हों, कहीं कंस्ट्रक्टिव कहीं डिस्ट्रक्टिव। बस ये वेव थ्योरी के लिए एक तरह से चेकमेट था। और बात सिर्फ पैटर्न दिखने की नहीं थी, फिजिक्स की असली खूबसूरती उसकी प्रिडिक्शन में है। वेव थ्योरी ने हमें वो फॉर्मूले दिए जिनकी मदद से हम पर्दे पर बनने वाली हर एक ब्राइट और डार्क फ्रिंज की पोजीशन का एकदम सटीक, मेरा मतलब है एकदम सटीक हिसाब लगा सकते थे। हमें बस लाइट का कलर यानी उसकी वेवलेंथ और स्लिट्स के बीच की दूरी पता होनी चाहिए। पार्टिकल थ्योरी के पास इसका कोई जवाब नहीं था, दूर दूर तक नहीं। इन धारियों के बीच की जो दूरी होती है ना, उसे फ्रिंज विड्थ कहते हैं। और मजे की बात यह है कि फॉर्मूले से साफ पता चलता है कि ये दूरी सीधे सीधे लाइट की वेवलेंथ पर, मतलब उसके रंग पर डिपेंड करती है। मतलब अगर आप लाल लाइट इस्तेमाल करेंगे तो धारियां चौड़ी बनेंगी, और नीली लाइट यूज करेंगे तो वो पास पास मतलब संकरी बनेंगी। तो यंग के एक्सपेरिमेंट के बाद वेव थ्योरी की जीत तो पक्की हो गई थी। लेकिन फिर भी अगर किसी के मन में कोई छोटा मोटा शक बचा भी था, तो लाइट की एक और प्रॉपर्टी ने उसे भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया, और वो थी पोलराइजेशन यानी ध्रुवण। अब ये एक ऐसी खासियत है जो सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स में होती है, मतलब ऐसी लहरें जो अपने चलने की दिशा के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करती हैं, जैसे गिटार का तार। इसे समझने के लिए एक रस्सी का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपके हाथ में एक रस्सी है। जो नॉर्मल लाइट होती है ना, वो उस रस्सी की तरह है जिसे आप हर मुमकिन डायरेक्शन में हिला रहे हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं तिरछा हर तरफ। ये है अनपोलराइज्ड लाइट। अब सोचिए, इस हिलती हुई रस्सी को आप एक दरवाजे की पतली सी दरार से गुजारते हैं, तो दूसरी तरफ क्या होगा? सिर्फ वो वाइब्रेशन जा पाएगा जो उस दरार की सीध में है ना? बाकी सब रुक जाएगा। बस यही है पोलराइज्ड लाइट, जिसमें वाइब्रेशन सिर्फ एक ही प्लेन में, एक ही दिशा में सीमित हो जाता है। और जिस चीज से काम किया जाता है उसे कहते हैं पोलरॉइड। ये एक खास तरह का फिल्टर होता है जिसके अंदर आप समझिए कि मॉलिक्यूल्स की एक जाली बनी होती है। ये फिल्टर बस एक ही खास डायरेक्शन में वाइब्रेट करने वाली लाइट वेव्स को अपने अंदर से जाने देता है और बाकी सबको ब्लॉक कर देता है। तो इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या काम है? अरे बहुत काम है। जो पोलराइज्ड सनग्लासेस होते हैं वो पानी या सड़क से आने वाली चकाचौंध को इसी तरह कम करते हैं। कैमरा के फिल्टर्स में इसका इस्तेमाल होता है। 3D मूवी देखने वाले चश्मे इसी पर काम करते हैं। यहाँ तक कि गाड़ियों की हेडलाइट्स में भी इसका इस्तेमाल होता है ताकि सामने वाले ड्राइवर की आंखों में सीधी चकाचौंध ना लगे। और फिर से वही बात, वेव थियरी ने सिर्फ ये नहीं बताया कि क्या होता है, बल्कि ये भी बताया कि कितना होता है। मैलिस का नियम, ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो हमें बताता है कि अगर हम लाइट को एक के बाद एक दो पोलरॉइड से गुजारें तो उसकी चमक कितनी कम होगी। और ये कैलकुलेशन एक्सपेरिमेंटल नतीजों से एकदम मैच करती थी। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ थी। सबूत इतने मजबूत थे कि उन्हें नकारा नहीं जा सकता था। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, ये तीनों चीजें चीख चीख कर कह रही थीं कि लाइट एक वेव की तरह बिहेव करती है। न्यूटन की महान कॉर्पस्कुलर थ्योरी इन पहेलियों के सामने बेबस थी। तो बस सदियों तक चली इस जबरदस्त बहस का नतीजा निकल चुका था। सारे सबूत, हर एक एक्सपेरिमेंट एक ही तरफ इशारा कर रहा था। 19वीं सदी के फिजिक्स की दुनिया के लिए यह बात पत्थर की लकीर बन चुकी थी। लाइट एक वेव है, कहानी खत्म। ऐसा लगा कि साइंस ने कुदरत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक पर पर्दा डाल दिया है, उसे सुलझा लिया है। या शायद नहीं, क्या वाकई कहानी यहीं खत्म हो जाती है? या फिर इस कहानी में अभी एक और ट्विस्ट बाकी है? शायद लाइट की असली पहचान हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा अजीब और कहीं ज्यादा दिलचस्प है। खैर,
वो कहानी फिर कभी।